नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल और लोअर पीसीएस की तैयारी में आपका स्वागत है। उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जहां पर इतिहास सिलेबस का हिस्सा है। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास बहुत ही कम समय में कंप्लीट करने वाले हैं और जब आप ये क्लास खत्म कर रहे होंगे तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ ये खुद से कह पाएंगे कि इस क्लास में जो आपने पढ़ा है हर एक लाइन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बस पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको क्लास में अंत तक बने रहना है और उसके बाद जो आपको मजा आने वाला है वो उसका आनंद तो सिर्फ आप ही ले पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य कंटेंट की पीडीएफ की, सभी पीडीएफ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए पीडीएफ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छा सुव्यवस्थित कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट करने वाले हैं और बहुत अच्छा कंटेंट है। वीडियो को लाइक कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए। आपके कमेंट्स हमें एनर्जी देते हैं कि आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आया जाए। तो अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर किया करिए, तो ये आपको एक सकारात्मक इंसान बनाते हैं और हमें भी अच्छा कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करते हैं। शुरुआत करेंगे भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण से। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के हिंदू शासक दाहिर को रावर के युद्ध में पराजित किया था। भारत में सबसे पहले जजिया कर, गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर लगाया था। तो जजिया कर क्या होता था? जो इस्लाम को नहीं मानते थे तो, और उस समय ज़्यादातर आबादी भारत में हिंदुओं की थी, बौद्ध की थी, जैन की थी, तो इनको क्या करना पड़ता था? जजिया कर देना पड़ता था। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 के बीच में कुल 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था। तो सोमनाथ मंदिर को इन्होंने लूटा, किसने? मोहम्मद गजनवी ने, और वहाँ पर मंदिर में काफ़ी तोड़फोड़ भी की। जो अभी सोमनाथ मंदिर पुनरुद्धार हो गया और फिर से उसी जगह पर निर्मित हो गया है। सोमनाथ आक्रमण के समय गुजरात का शासक चालुक्य वंश का भीम प्रथम था। महमूद गजनवी के दरबार में अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी जैसे विद्वान रहते थे। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद, जो तहकीक हिंद के नाम से भी जानी जाती है, की रचना अरबी भाषा में की थी। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। इन्होंने शाहनामा की रचना की थी। भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी, इसका असली नाम था सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, को माना जाता है। गौरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। तो अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान है वो पूरी तरीके से भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1178 ईस्वी में गुजरात आक्रमण के दौरान गौरी को भीम द्वितीय, मूलराज द्वितीय ने माउंट आबू के पास बुरी तरह से पराजित किया था। यह गौरी की भारत में पहली हार थी। अब हम बात कर लेते हैं तराइन के प्रथम युद्ध की, जो 1191 ईस्वी में होता है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, जिससे भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को हराया था। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक ओर देवी लक्ष्मी की आकृति और दूसरी ओर अरबी में कलमा खुदा होता था। गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट किया था। बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करने वाला मुस्लिम सेनापति बख्तियार खिलजी ही था। मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईस्वी में दाम्यक नामक स्थान पर खोखरों द्वारा कर दी गई थी। गौरी की मृत्यु के बाद उसके भारतीय साम्राज्य का स्वामी उसका योग्य गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक बना। तो गौरी की जब मृत्यु हुई तो भारत में जो साम्राज्य था गौरी का, तो उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वो बनता है शासक। दिल्ली सल्तनत एक नज़र में हम देखेंगे। गुलाम वंश, जो मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है,
इसका शासनकाल भारत में 1206 से 1290 ईस्वी तक रहता है। संस्थापक इसका कुतुबुद्दीन ऐबक है और अंतिम शासक जो बनता है इस वंश का शमसुद्दीन कम्यूअर्स। फिर अगला वंश है खिलजी वंश, जिसका शासनकाल बहुत कम रहता है, 1290 से 1320, तकरीबन 30 वर्ष। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका संस्थापक होता है। अलाउद्दीन खिलजी इसका सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा शासक बनता है। खुसरो खां यहाँ का अंतिम शासक होता है। फिर आता है तुगलक वंश, जिसने काफ़ी लंबा शासन किया, 1320 से 1414 तक, लगभग आपका 94 वर्ष का। गयासुद्दीन तुगलक इसकी संस्थापक रहता है और नासरुद्दीन महमूद इसका अंतिम शासक होता है। फिर आता है सैयद वंश, 14 से 1451 तक शासनकाल है इसका। खिज्र खां इसका संस्थापक होता है और अलाउद्दीन आलम शाह इसका अंतिम शासक होता है। फिर आता है लोदी वंश, जो प्रथम अफगान वंश था, 1451 से 1526 तक ये शासनकाल रहता है। बहलोल लोदी इसका संस्थापक होता है और इब्राहिम लोदी इसका अंतिम शासक होता है। अब बात करेंगे गुलाम वंश की। 1206 से 1290 तक इसका शासन रहा। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श, लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दिल्ली में कुबुत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने रखी थी, याद रखिएगा, पूछा जाता है। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है किस सुल्तान की मौत चौगान खेलते हुई थी, तो ऐबक की हुई थी। ऐबक के बाद उसका अयोग्य पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, जिसे हटाकर इल्तुतमिश सुल्तान बना। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्कान ए चिहालगानी चालीसा दल कहा गया। भारत में इक्ता प्रणाली, वेतन के बदले भूमि की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश ने अरबी सिक्के चलाए, चांदी का टंका 175 ग्रेन का और तांबे का जीतल भी चलाया। चंगेज खां मंगोल का आक्रमण का खतरा सबसे पहले इल्तुतमिश के समय में उत्पन्न हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने ही पूर्ण कराया था। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह कुबा, कोट और कुल्हा टोपी पहनकर दरबार लगाना शुरू किया। रजिया ने गैर तुर्क जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर नियुक्त किया था, असुसाला का प्रधान। बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने रजिया के खिलाफ विद्रोह किया। बाद में रजिया ने उससे विवाह कर लिया। 1240 ईस्वी में कैथल हरियाणा के पास डाकुओं द्वारा रजिया की हत्या कर दी गई। रजिया के पतन का मुख्य कारण तुर्क सरदारों की महत्वाकांक्षा और उसका महिला होना था। मिनहाज उस सिराज के अनुसार गुलाम वंश का एक शासक नासिरुद्दीन महमूद टोपियां सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। नासिरुद्दीन महमूद के बाद गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का सल्तनत बना। बलबन ने तुर्कान ए चिहलगानी चालीसा दल का दमन विनाश कर दिया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। रजत्व के सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले बलबन ने लागू किया। बलबन ने स्वयं को नियाबत ए खुदाई, ईश्वर की प्रतिनिधि, और जिल ए इलाही, ईश्वर की छाया कहा। दरबार में सिजदा, घुटने पर बैठकर सिर झुकाना और पैबोज सुल्ताना के पैर चूमना प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी नववर्ष का त्यौहार नवरोज भारत में मनाना शुरू किया। मंगोलों और विरोधियों से निपटने के लिए बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बलबन ने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार से ही संबंधित थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कम्यूअर्स था। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था और इसका दमन यानी कि इसे समाप्त किया था बलबन ने। अब बात करेंगे खिलजी वंश की, जो 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन करता है।
खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन ने अपनी राजधानी किलोखरी कैकूबाद द्वारा निर्मित महल को बनाया था। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में उसकी हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशप था। अलाउद्दीन ने सिकंदर ए सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। दिल्ली सल्तनत में सबसे विशाल स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी ने तैयार की थी। सैनिकों को नगद वेतन देने और दाग और हुलिया प्रथा, घोड़ों को दागना और सैनिकों का हुलिया लिखना की शुरुआत अलाउद्दीन ने ही की थी। अलाउद्दीन ने कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। इसके लिए उसे दीवान ए रियासत और सहना ए मंडी की नियुक्ति की थी। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बाजार नियंत्रण प्रणाली करने को लागू करने वाला जो शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी था और इसने दीवान ए रियासत और शहना ए मंडी की नियुक्ति की थी। अलाउद्दीन के समय में भूमि की पैमाइश माप कराकर लगान खराज वसूला गया और उपज का 50% कर के रूप में तय किया गया। अलाउद्दीन ने 2 नए कर लगाए, चराई कर दुधारू पशुओं पर और गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ियों पर। राजस्व भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दीवान ए मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना की। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर था, जिसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। दक्षिण अभियान में काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था। अलाउद्दीन ने दिल्ली में अलाई दरवाजा, सीरी का किला, 1000 खंबा महल और जमायत खाना मस्जिद का निर्माण कराया। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। ये कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो रहता था, जिसे तूती ए हिंद, भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो को सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। खड़ी बोली के विकास में भी इनका अहम योगदान है। चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन ने इसका नाम अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रख दिया था। रानी पद्मावती की घटना इसी से जुड़ी है। अलाउद्दीन के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण कुल 6 बार हुए, जिन्हें उसने सफलतापूर्वक विफल कर दिया। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठा। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। मुबारक शाह खिलजी कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में या स्त्रियों के कपड़े पहनकर आ जाता था। मुबारक शाह के वजीर खुसरो खां ने उसकी हत्या कर दी और गद्दी पर अधिकार कर लिया। खुसरो खां हिंदू से मुस्लिम बना था, इसलिए उसके शत्रुओं ने इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय 30 वर्ष तक शासन करने वाला वंश था। अब हम बात करेंगे तुगलक वंश की, जो 1320 से लगभग 1414 ईस्वी तक शासन करता है। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक ने की थी। नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। इसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक एक नया नगर बसाया था। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से इसके संबंध खराब थे। औलिया ने इसके लिए कहा था, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। बंगाल अभियान से लौटते समय अफगानपुर में लकड़ी का महल गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा और विद्वान शासक माना जाता है, लेकिन इसकी नीतियां असफल रहीं। इतिहास में इसे रक्त पिपासु, पागल और स्वप्नशील भी कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 प्रमुख असफल योजनाओं की अगर बात की जाए तो दोआब में कर वृद्धि, जिसका बहुत विरोध हुआ। राजधानी परिवर्तन भी बहुत गलत समय पर किया गया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये भी गलत तरीके से इस पर पड़ा। और खुरासान का अभियान और कराचिल अभियान, ये दोनों इसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुए। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा था। इसने तांबे और पीतल के सांकेतिक सिक्के चलाए, जिनका मूल्य चांदी के टक्के के बराबर था। कृषि के विकास के लिए इसने दीवान ए अमीर कोही नामक नए कृषि विभाग की स्थापना की। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता 1313 ईस्वी में एमबीटी के दरबार में आया और इब्न बतूता ने रिहला नामक पुस्तक लिखी। इब्न बतूता को सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया और बाद में अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। तो इब्न बतूता से जुड़ा हुआ जितना भी इंपॉर्टेंट है उसे
याद करिए। और दीवाने अमीर को ही भी कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही दक्षिण में विजयनगर 1336 और बहमनी 1347 साम्राज्य स्वतंत्र हुए। 1351 में थट्टा सिंध के पास एमबीटी की मृत्यु हो गई। इतिहासकार बदायूनी ने लिखा है, अंततः लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई। अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक से लोगों को मुक्ति मिल गई और मोहम्मद बिन तुगलक को लोगों से मुक्ति मिल गई। एमबीटी के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक एफएसटी गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर शरीयत के अनुसार केवल 4 कर लगाए: खराज, खुफ्स, जजिया और जकात। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। सिंचाई के लिए इसने बड़े स्तर पर नहरों का जाल बिछाया। सिंचाई पर इसने हर्ब ए सर्ब या हर के सर्ब नामक नया कर उपज का 1/10 लगाया। इसने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर नामक 5 प्रमुख नगर बसाए। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की याद में की थी। अनाथ मुस्लिम महिलाओं और गरीबों की मदद के लिए दीवान ए खैरात नामक विभाग चलाया। दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान की स्थापना की। इसके पास सबसे अधिक करीब 1,80,000 दास थे। मुफ्त चिकित्सा के लिए दिल्ली में दार उल सफा नामक अस्पताल बनाया। फिरोज शाह ने अशोक के मेरठ और टोपरा हरियाणा स्तंभों को दिल्ली मंगवाकर स्थापित किया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही फारसी में लिखी है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसी के समय 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर भयानक आक्रमण किया था। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय लगभग 94 वर्ष तक शासन करने वाला वंश था। अब हम बात करेंगे सैयद और लोदी वंश की, जो 1414 से 1526 तक शासन करते हैं। तो अब बात करेंगे सैयद और लोदी वंश की। 1414 से 1526 तक इन्होंने शासन किया। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। यह तैमूर लंग का सेनापति था। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि रैयत ए आला की उपाधि ली। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था, जिसने मुबारकाबाद नगर बसाया था। सैयद वंश के शासक स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते थे। इसका अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। लोदी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने की। यह दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश था। बहलोल लोदी ने बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलाया, जो अकबर के समय तक प्रचलन में रहा। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था और उनके खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। लोदी वंश का सबसे महान शासक सिकंदर लोदी था, जिसका मूल नाम निजाम खां था। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वो है 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के लिए आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में इसे राजधानी बनाया। भूमि मापने के लिए इसने गज ए सिकंदरी लगभग 30 इंच नामक पैमाना चलाया। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था और यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। मुसलमानों को मुहर्रम में ताजिया निकालने और महिलाओं को पीरों संतों की मजार पर जाने पर इसने रोक लगा दी थी। सिकंदर लोदी के बाद इसका पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। 1517 से 18 के खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी और इब्राहिम के चाचा आलम खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण का न्योता दिया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में ही मारा गया। युद्ध भूमि में मारा जाने वाला इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। पानीपत के युद्ध के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत और भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। मुगल साम्राज्य के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले दक्षिण भारत के विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य को देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर थी। हरियर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की।
विजयनगर पर 4 वंशों ने शासन किया, संगम, सालुब, तुलुब और अराविडु। इटली के यात्री निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था, इम्माड़ी देवराय। इसने गज बेटकर हाथियों का शिकारी की उपाधि ली थी। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में विजयनगर आया था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कृष्णदेवराय था, जो तुलुब वंश का था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा बताया है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 महान कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यादा और संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की है। हजारा राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस इसी के समय आया था। तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या बनीहट्टी का युद्ध 1565 में हुआ था। इस युद्ध में दक्कन के सुल्तानों के संघ ने विजयनगर को बुरी तरह से हराया और हम्पी को नष्ट कर दिया। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह ने की और राजधानी गुलबर्गा बनाई। बहमनी साम्राज्य आगे चलकर 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया: बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। बीजापुर का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा विश्व के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। गोलकुंडा का किला और हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाही वंश ने करवाया था। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व दर उपज का 1/6 भाग थी। सोने के सिक्कों को बरहा कहा जाता था। विजयनगर में न्यायांकर व्यवस्था, सेना नायकों को दी जाने वाली भूमि बहुत प्रसिद्ध थी। अब हम बात करेंगे भक्ति एवं सूफी आंदोलन की। भारत में सूफी आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी द्वारा की गई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान में स्थित है। चिश्ती सिलसिले के अन्य प्रमुख संत बख्तियार काकी, बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया महमूद ए इलाही दिल्ली के 7 सुल्तानों के समकालीन थे, लेकिन किसी के दरबार में नहीं गए। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के ही प्रमुख शिष्य थे। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में अलवार, विष्णु भक्त और नयनार शिव भक्त संतों द्वारा किया गया। दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कबीर दास, जो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, रामानंद के शिष्य थे। इनकी वाणियों को संग्रह किया गया बीजक ग्रंथ में, और बीजक ग्रंथ के 3 खंड है: साखी, सबत, रमैनी। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। यह भी निर्गुण शाखा के कवि थे, निर्गुण शाखा के संत थे, और इन्होंने सिख धर्म की संस्थापना की। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में संकीर्तन प्रथा की शुरुआत की। ये कृष्ण के भक्त थे, गौड़ीय संप्रदाय के। मीराबाई कृष्ण की उपासक थी। इनका विवाह मेवाड़ के भोजराज से हुआ था। तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। वे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। सूरदास ने ब्रजभाषा में सूरसागर की रचना की। वे वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग और शुद्धाद्वैत के शिष्य थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का विकास ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम ने किया था। ये वारकरी संप्रदाय के थे। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है नामदेव, एकनाथ के बारे में, तुकाराम के बारे में, और ज्यादातर पूछा जाता है ये कहाँ के संत थे। तो ये महाराष्ट्र के संत थे, भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनका संप्रदाय का नाम वारकरी संप्रदाय है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, जिन्होंने दास बोध की रचना की। धरकरी संप्रदाय से थे ये। असम में भक्ति का प्रसार शंकर देव ने किया, और उन्होंने सत्रिया नृत्य को भी प्रेरित किया। शंकर देव के बारे में भी कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, और ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि ये किस क्षेत्र से थे या असम के कौन से थे। तो शंकर देव है, ठीक है। सूफीवाद में ईश्वर प्रेम को इश्क ए हकीकी और संगीत सभाओं को समा कहा जाता था। अब हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की, बाबर से लेकर हुमायूं तक, 1526 से 1556 ईस्वी। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था।
पिता तैमूर वंश से थे और माता चंगेज खां के वंश से थीं। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने पहली बार तोपखाने और तुगलामा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। बाबर के दो प्रसिद्ध तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में और बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। इसी युद्ध में उसने जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण कर ली। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ और बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, इसमें भी बाबर जीता। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ, बाबर और महमूद लोदी यानी कि अफगानों के बीच में हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हुई। बाद में उसकी इच्छानुसार उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर के बाद उसका पुत्र नसरुद्दीन हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा। हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में, जिसमें शेर शाह सूरी जीत जाता है और उसने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। कन्नौज बिलंग्राम का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में। शेर शाह ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को हराकर हुमायूं ने पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। इतिहासकार लेनपुल ने कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। अब हम बात करेंगे सूर्य साम्राज्य की, शेर शाह सूरी की, जो 5 साल तक लगभग शासन में रहता है। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूर्यवंशी अफगान था। इसने बंगाल से पेशावर तक जाने वाली सड़क ए आजम, वर्तमान ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसको कहते हैं, का जीर्णोद्धार करवाया था। शेर शाह ने चांदी का रुपया 178 ग्रेन का और तांबे का दाम चलाया, जो मुगलों के समय भी मानक बने रहे। किसानों की सुरक्षा के लिए इसने पट्टा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत की। डाक प्रथा का व्यवस्थित प्रचार शेर शाह सूरी ने ही शुरू किया था। दिल्ली के पुराने किले में किला एकूहना मस्जिद का निर्माण शेर शाह ने कराया था। 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय विस्फोट से शेर शाह की मृत्यु हो गई। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में एक झील के बीचों बीच स्थित है, जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था जब्ती प्रणाली के बाद में अकबर के मंत्री टोडरमल ने अपनाया। शेर शाह के उत्तराधिकारी कमजोर निकले, जिसके कारण 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पुनः सत्ता हथिया ली। अब हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के भाग 2 की, जिसमें चर्चा करेंगे अकबर की 1556 से 1605 तक। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट राणा बीरसाल के महल में हुआ था। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब के कलानौर में था। वहीं 14 वर्ष की आयु में बैरम खां के संरक्षण में उसका राज्याभिषेक हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर की तरफ से बैरम खां और हिंदू सेनापति हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ, जिसमें अकबर विजयी रहा। अकबर ने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में को होता है। अकबर के सेनापति मान सिंह और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। 1575 ईस्वी में अकबर ने धार्मिक चर्चाओं के लिए सीकरी में इबादत खाना प्रार्थना भवन बनवाया। 1582 में अकबर ने सभी धर्मों के सामंजस्य के लिए दीन ए इलाही तौहीद ए इलाही नामक नया धर्म चलाया था। दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू राजा बीरबल था। बीरबल का मूल नाम महेश दास था। अकबर ने सैन्य व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा लागू की। मनसब एक पद या ओहदा होता था जो दशमलव प्रणाली पर आधारित होता था। अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त भू राजस्व की जब्ती प्रणाली लागू की। अकबर के दरबार में नवरत्न थे बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा और फकीर अजीउद्दीन। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन, मूल नाम रामतनु पांडे, का जन्म ग्वालियर में हुआ। इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई।
अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की। अबुल फजल की हत्या जहांगीर के इशारे पर बीर सिंह बुंदेला ने की थी। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से बदायूनी, फैजी आदि ने किया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। अब हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के तीसरे पार्ट की, जहां पर जहांगीर और शाहजहां की चर्चा होने वाली है। तो अब हम कंप्लीट करेंगे। अकबर के बाद उसका पुत्र सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा और इसने जो शासन किया वो 1605 से 1627 के बीच किया। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। सोने की जंजीर जो आगरा के किले में लगी थी। अगर किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती थी, कोई शिकायत होती थी, तो राजा तक पहुंचाने के लिए जहांगीर ने एक न्याय की जंजीर बंधवाई थी। तो इसके लिए इसको याद किया जाता है और परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता करने के आरोप में फांसी दे दी थी। जहांगीर का विवाह मेहरुन्निसा से हुआ, जिसे उसने नूरजहां, संसार की रोशनी की उपाधि दी। नूरजहां ने दरबार में नूरजहां गुट बनाया था। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग का मकबरा इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा है, जो पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से बनी पहली मुगल इमारत है। इसमें पिएट्रा ड्यूरा तकनीकी का प्रयोग हुआ। ये मकबरा भी याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। मंसूर पच्छी चित्रकार और अबुल हसन इसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत कैप्टन हॉकिंस 1608 में और सर थॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में व्यापारिक अनुमति लेने आए थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी है। इसका मकबरा शहदारा लाहौर में रावी नदी के तट पर स्थित है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहांगीर के बाद खुर्रम शाहजहां 1627 से 1658 तक शासन करता है। ये गद्दी पर बैठता है। शाहजहां के काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम की याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। कहा जाता है बाद में इनके हाथ काट दिए गए थे। तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम की याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया और इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। शाहजहां ने दिल्ली में नई राजधानी शाहजहानाबाद बसाई। यही लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण कराया। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्त ए ताउश शाहजहां ने बनवाया था, जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। शाहजहां के 4 पुत्रों दारासिको, औरंगजेब, मुराद, शुजा के बीच भीषण उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। दारासिको शाहजहां का सबसे बड़ा और विद्वान पुत्र था। इसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर ए अकबर नाम से करवाया। धर्मत और शामूगढ़ के युद्ध 1658 में औरंगजेब ने दारासिको को पराजित किया। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले सहारबुर्ज में डाल दिया, जहां 8 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की, औरंगजेब की। 1658 से 1707 ईस्वी तक ये शासन करता है। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। इसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। सुन्नी मुसलमान इसे जिंदा पीर कहते थे, क्योंकि यह कुरान की नकलें लिखकर और टोपियां सीकर अपना व्यक्तिगत खर्च निकालता था। औरंगजेब ने संगीत, नौरोज त्योहार, झरोखा दर्शन और तुला दान प्रथा पर रोक लगा दी थी। हालांकि वह स्वयं एक कुशल बीणा वादक था। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जर्जिया कर लगा दिया, जो अकबर ने समाप्त किया था। औरंगजेब ने पुनः लगा दिया। इसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 1675 में दिल्ली शीशगंज में हत्या करवा दी, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। मुगल सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति मनसबदार औरंगजेब के ही समय में थे, करीब 33%। इसका एक मेन कारण था आबादी हिंदू है। अब हिंदू आबादी को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? हिंदू सेनापति के द्वारा। औरंगजेब ने अपनी पत्नी रविया उद दौरानी की याद में औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा बनवाया, जिसे ताजमहल की फुहड़ नकल
या दक्षिण का ताज कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687 को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल इसी के समय सर्वाधिक था। दक्षिण भारत के अभियान ही औरंगजेब की कब्र साबित हुए और 1707 ईस्वी में अहमदनगर में उसकी मृत्यु हो गई। उसे दौलताबाद में दफनाया गया। अब हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष की। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1627 या 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शहाजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव थे और आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे। 1659 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के क्रूर सेनापति अफजल खां की बगनखे से हत्या कर दी थी। 1665 ईस्वी में औरंगजेब के सेनापति जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई, जिसके तहत शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को धोखे से आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लिया था, जहां से वे फलों की टोकरी में छिपकर भाग निकले। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। उनका राज्याभिषेक काशी के विद्वान गंगा भट्ट ने किया था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें सबसे प्रमुख पद पेशवा प्रधानमंत्री का था। अष्टप्रधान में अमात्य वित्त मंत्री, सुमंत विदेश मंत्री, चिटनेस पत्राचार और पंडित राव धार्मिक मामले के प्रमुख थे। मराठा राज्य में 2 प्रमुख कर वसूले जाते थे। चौथ आय का 1/4 भाग सुरक्षा के बदले और सरदेश मुखी आय का 1/10 भाग मराठा होने के नाते। शिवाजी की सेना में घुड़सवारों के 2 प्रकार थे। एक होते थे बरगीर राज्य द्वारा घोड़े व अस्त्र प्राप्त और दूसरे होते सिलेदार स्वयं व्यवस्था करने वाले। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी गद्दी पर बैठे। 1689 में औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवा दी थी। मराठा इतिहास में पेशवाओं का युग बालाजी विश्वनाथ 1713 के समय शुरू हुआ। इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। बाजीराव प्रथम सबसे महान पेशवा माने जाते हैं। इन्होंने लड़ाकू पेशवा की छवि बनाई और हिंदू पातशाही का आदर्श रखा। मस्तानी बाई का संबंध इन्हीं से था। पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, 14 जनवरी 1761 को मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें मराठों की भारी हार हुई। इस समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। अब हम बात करेंगे प्रमुख युद्ध एवं संधियां, जो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना की। चंदावर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1194 ईस्वी में होता है। गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में होता है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, मुगल वंश की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में होता है। बाबर ने राणा सांगा को हराया। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में होता है। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में होता है। अकबर बैरम खां ने हेमू को हराया। तो अकबर जो था उसका सेनापति था बैरम खां, और बैरम खां और हेमू के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें बैरम खां जीता। तालीकट कोटा का द्वितीय युद्ध 1565 ईस्वी में दक्कन संघ ने विजयनगर को नष्ट किया। इसे राजसी तंगड़ी भी कहते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में होता है। अकबर, मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच अनिर्णायक मुगल बढ़त थी। ठीक है, तो ये कोई परिणाम नहीं निकला था। परिणाम तब तक नहीं निकलता या तो आप उनके राज्य पे कब्जा कर लें, या उसके राजा को बंधक बना लें, या उस राजा की हत्या कर दें। अगर इनमें से कोई नहीं होता है तो युद्ध अनिर्णायक माना जाता है। तो इस तरीके से हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में होता है। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह से हराया। अब हम बात करेंगे मध्यकालीन साहित्य एवं स्थापत्य की। किताब उल हिंद, जो तहकीक ए हिंद के नाम से जानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी गई है। अल बरूनी ने अरबी भाषा में लिखी थी। और जो शाहनामा पुस्तक है वो उसकी रचना फिरदौसी ने की थी। गजनबी के काल में की थी, शाहजहां के काल में नहीं की थी, यह ध्यान रखिएगा। राज तरंगणी कश्मीर का इतिहास की रचना कल्हड़ ने 12वीं सदी में संस्कृत में की थी।
पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, इन्होंने हिंदी में की थी और काफी बड़ा काव्य है ये पृथ्वीराज रासो। तबाकत ए नाशरी की रचना मिनहाज उस निराज ने की थी। यह इल्तुतमिश और उसके वंशजों का इतिहास है। कौन? तबाकत ए नासरी। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी थे। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह सूरी के शासनकाल में 1540 ईस्वी में अवधी भाषा में की थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। अकबरनामा, जिसका तीसरा भाग आईने अकबरी है, की रचना अबुल फजल ने फारसी में की थी। जहांगीर के समय के चित्रकार उस्ताद मंसूर पशु पक्षी विशेषज्ञ हैं ये, और अबुल हसन व्यक्ति चित्रकार थे, ये प्रमुख थे। कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने रखी, काम इल्तुतमिश ने पूरा कराया, और चौथी मंजिल पर बिजली गिरने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने 2 छोटी मंजिलें, चौथी और पांचवी बनवाई थी। ये इंपॉर्टेंट है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, जिसमें पहली बार वैज्ञानिक तरीके से विशुद्ध मेहराब का प्रयोग हुआ, ट्रू आर्क का प्रयोग हुआ। यह भी इंपॉर्टेंट है। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया, जिसकी दीवारें सलामी बैटर शैली में बनी थी। लोधी गार्डन में मकबरों का निर्माण अष्टकोणीय शैली में हुआ है। सिकंदर लोधी का मकबरा दोहरे गुंबद का पहला उदाहरण है। मुगलों की स्थापत्य कला में 4 बाग शैली, बगीचे की 4 हिस्सों में बांटना का पहली बार स्पष्ट प्रयोग हुमायूं के मकबरे दिल्ली में हुआ है। हुमायूं के मकबरे को हाजी बेगम ने बनवाया था। इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। आगरा के किले का निर्माण अकबर ने लाल बलुआ पत्थर से करवाया था। इसी के अंदर जहांगीर का महल स्थित है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने बौद्ध बिहारों की शैली पर करवाया था। ये 5 मंजिला इमारत है। ताजमहल आगरा का निर्माण 1632 से 1653 के बीच में हुआ। इसका मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी और मुख्य मिस्त्री उस्ताद ईसा खां थे। लाल किले दिल्ली का निर्माण शाहजहां ने कराया। इसके अंदर दीवान ए आम और दीवान ए खास स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं मध्यकालीन शासन व्यवस्था एवं विविध तथ्यों की। दिल्ली सल्तनत में वजीर राजस्व विभाग दीवान ए बिजारत का प्रमुख होता था और उसे प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था, जिसकी स्थापना बलबन ने की थी। इसका प्रमुख आरिज ए मुमालिक कहलाता था। इंपॉर्टेंट है। दीवान ए इंसाफ पत्राचार विभाग था। दीवान ए रसालत विदेशी मामलों और धार्मिक मामलों का विभाग था। यह भी इंपॉर्टेंट है। सल्तनत काल में प्रांतों को इक्ता और जिलों को सिक और तहसीलों को परगना कहा जाता था। मुगल काल में साम्राज्य का विभाजन सूबों में था। अकबर के समय 15 सूबे थे, जो औरंगजेब के समय बढ़कर 21 हो गए थे। सूबे के नीचे सरकार यानी कि जिला और उसके नीचे परगना यानी कि तहसील होता था। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होते थे। मुगल प्रशासन में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, जो सैनिकों का वेतन और मनसबदारों का रिकॉर्ड रखता था। मुगल काल में सद्र उश शुदूर धार्मिक मामलों और दान मदद ए माश का प्रमुख होता था। मुहतसिब नामक अधिकारी जनता के नैतिक आचरण शरीयत के अनुसार पर नजर रखता था। औरंगजेब ने इसे नियुक्त किया था। जब्ती प्रणाली भू राजस्व की एक व्यवस्था थी, जिसमें पिछले 10 वर्षों के औसत उत्पादन के आधार पर 1/3 कर तय किया गया था। टोडरमल ने इसे लागू किया था। मुगल काल में भूमि को 4 वर्गों में बांटा गया था। पोलज हर साल खेती, प्रति 1 साल छोड़कर, छचर 3-4 साल खाली और बंजर 5 साल से ज्यादा खाली। मध्यकाल में उत्तर भारत में कपास और नील की खेती प्रमुख व्यापारिक फसलें थी। बयाना, भरतपुर और सरखेज गुजरात नील के लिए प्रसिद्ध थे। यूरोप से पुर्तगाली भारत में आए। तंबाकू, आलू, टमाटर, काजू, मक्का, पपीता और लाल मिर्च लेकर आए। जहांगीर के समय तंबाकू की खेती शुरू हुई। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की। सिखों के 10 गुरु हुए। गुरु अंग देव दूसरे गुरु थे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। गुरु रामदास जो चौथे गुरु थे ने अमृतसर शहर बसाया। अकबर ने उन्हें 500 बीघा जमीन दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हरिमंदिर साहिब का निर्माण कराया और 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन किया। गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की और पाहुल प्रणाली शुरू की।
गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए पंच ककार, केस, कंगा, कड़ा, कच्छा, कृपाण अनिवार्य किए। जौनपुर को पूर्व का सिराज, सिराज ए हिंद कहा जाता था। यहाँ सरकी वंश का शासन था जिसकी स्थापना मलिक सरवर ने की थी। कश्मीर का अकबर जैन उल आबदीन को कहा जाता है क्योंकि उसने जजिया कर हटा दिया था और गौहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। महमूद बेगड़ा गुजरात का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था जो बहुत अधिक भोजन करता था और जिसकी मूछें बहुत लंबी थीं। राणा कुंभा मेवाड़ ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध विजय स्तंभ यानी कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था, जबकि अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार के 8 तेलुगु कवियों को कहा जाता था। मुगल चित्रकला का सूत्रपात हुमायूं के समय हुआ, मीर सैयद अली और अब्दुल समद, जबकि यह चरम पर जहांगीर के समय पहुंची थी। शाहजहां के समय फ्रांसीसी यात्री फ्रेंकोइस वर्नियर चिकित्सक के रूप में और जिन बैप्टिस्टस टेवर्नियर जौहरी भारत आए थे। इतालवी यात्री मन्नूची भी इसी समय आया था। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में जहांगीर की अनुमति से स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने भारत में 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में इंपॉर्टेंट है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मध्यकालीन भारत का पतन शुरू हुआ और उत्तर मुगल काल आधुनिक भारत का प्रारंभिक चरण की शुरुआत हुई। तो ये आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आज का आपका सेशन कैसा लगा। देखिए, मेहनत करिए और अच्छे कमेंट करिए, दोनों बहुत ज़रूरी है। जब आप अच्छे कमेंट करते हैं तो आप पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं और उस ऊर्जा के द्वारा आप अपनी तैयारी को और मजबूत करते हैं। जब आप नेगेटिव चीज़ों से जुड़ेंगे तो आपका मन नेगेटिव होता जाएगा और समस्याएं आपके जीवन में बढ़ती जाएंगी। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर मैसेज करके आप सभी पीडीएफ्स प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, एचईओ की तैयारी कर रहे हो, लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, लोअर पीसीएस का बहुत अच्छा कंटेंट हम लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं। बहुत अच्छे नोट्स बनाए गए हैं जिनके डेमो भी हमने आपको अपने वीडियोज़ में दिखाए हैं, तो आप चैनल पर जाकर उनको देख भी सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चलिए मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।